नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। मैं डॉक्टर कमलेश यादव आज एक नए वीडियोज़ के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को स्वर के बारे में बताऊँगा और स्वर कितने हैं, इनकी संख्या कितनी है, इनके भेद कितने हैं, इनको उच्चारित कैसे करते हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या है, आदि के बारे में हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और हम आशा करते हैं कि निश्चित रूप से आप सब लोग इससे लाभान्वित होंगे। सबसे पहले हम जैसा कि देख पा रहे हैं ग्रीन बोर्ड पे आज हम वर्ड या अक्षर लिखे हैं, तो हम सबसे पहले यही नज़र डालते हैं कि ये मूलतः अक्षर क्या है, अक्षर किसे कहते हैं, अक्षर क्या है। अक्षर जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, अक्षर। अक्षर मीन्स होता है विनाशी और अक्षर मीन्स जिसका विनाश ना हो, अर्थात अविनाशी। ऐसा वर्ण या ऐसा शब्द जिसका विनाश न किया जाए वही क्या है, अक्षर। मतलब अक्षर मतलब जिसका क्षरण न किया जाए वही क्या है, अक्षर है। अक्षर क्या है, ऐसा वर्ड या ऐसा शब्द जिसका क्या किया जाए, विनाश ना हो, अविनाशी ही शब्द क्या है, वो अक्षर होता है। अविनाशी क्या है, अक्षर होता है। अब इस अक्षर के हम अगर भेद जानने की कोशिश करें तो इसके दो भेद हैं। पहला है आपका स्वर और दूसरा आपका क्या है, व्यंजन। स्वर और व्यंजन दोनों मिलके आपका किसका निर्माण करते हैं, वर्णमाला का। अब बात आती है कि ये वर्णमाला कहाँ से आ गया, तो हम एक छोटे से उदाहरण से और एक छोटे से उससे समझने की कोशिश करेंगे कि वर्णमाला क्या है। बहुत ही अच्छा शब्द है, इसको हम थोड़ा सा लिख के समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने लिख दिया क्या, वर्णमाला, क्या, वर्णमाला। अब बात आती है कि वर्णमाला क्या है। वर्णमाला जैसा कि आप देख पा रहे हैं दो शब्दों से मिलकर बना है। इससे वर्ण, पहला वर्ण, दूसरा क्या है, माला। जैसा कि हम वर्ण या अक्षर को समझ पाए एक परिभाषा के तौर पर, हम देख पाए कि वर्णमाला क्या है। लेकिन अब देखने की कोशिश करते हैं कि माला क्या है। माला मूलतः आप लोग व्यवहारिक जीवन में अपने देखे होंगे, माला वरमाला हो जाती है, पुष्प माला हो सकती है, मोतियों की माला हो सकती है, इस तरह की बहुत सारी मालाओं के बारे में आपने सुना है। लेकिन क्या अभी उसको कभी शब्द देने की कोशिश की आप लोगों ने कि वाकई माला किसे कहते हैं या माला क्या है, माला की डिफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। माला मूलतः जो है एक व्यवस्थित क्रम होता है, किसी भी चीज का एक व्यवस्थित क्रम क्या है, माला क्या है। वो फूलों का व्यवस्थित क्रम हो सकता है, मोतियों का व्यवस्थित क्रम हो सकता है। कहने का मतलब किसी भी चीज के व्यवस्थित क्रम से जोड़ने को क्या कहते हैं, माला कहते हैं। किसी भी वस्तु को एक धागे से जब व्यवस्थित क्रम से आप जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, वो माला हो जाता है। कहने का मतलब किसी भी चीज का जो व्यवस्थित क्रम है वही क्या है, आपका माला है। बस इस माला में आपके सामने आ गया वर्णमाला, और वर्ण में क्या है, अक्षर है। कहने का मतलब वर्णमाला जो है अक्षरों का क्या है, एक व्यवस्थित क्रम है। अक्षरों के व्यवस्थित क्रम को क्या आप कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। माला का मतलब होता है व्यवस्थित क्रम। अब किसी भी चीज के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, माला कहते हैं। अगर हम वर्णमाला की बात करें तो शब्दों या वर्णों का जो या अक्षरों का जो व्यवस्थित क्रम है वो क्या है, वर्णमाला है। तो आप लोग थोड़ा सा जान पाए कि वर्णमाला क्यों कहते हैं। आप उसमें वर्णमाला में क्या है, उस वर्ड मीन्स जो माला है उस माला में किन किन चीज़ों से मिलकर वो माला बनी है। तो उसमें आपके स्वर हैं, सारे स्वर हैं और व्यंजन है, इन सारे वर्णों के मेल से वर्णमाला क्या क्या हुआ है, जो है वर्णमाला का जो है निर्माण हुआ है। सारे शब्दों को एक एक क्रम में पिरोएंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, वर्णमाला मिल जाएगी। कहने का मतलब वर्ण की जो माला है वो सारे शब्दों से क्या है, पिरोई गई है या बनाई गई है। तो कहने का मतलब जो वर्णों से बनाई गई माला को क्या कहेंगे, वर्णमाला। तब उस माला में किन किन
वर्णों का सहयोग है उस पर हम एक हल्की सी नज़र डालते हैं। और सबसे पहले आपका स्वर पे हम नज़र डालते हैं, स्वर क्या है। उसके बाद फिर हम व्यंजन पे नज़र डालेंगे। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि स्वर क्या है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ स्वतंत्र लिखा गया है। स्वतंत्र में होता है ऐसी वस्तु जिस पे किसी चीज़ का पहरा ना हो या किसी का सहयोग ना हो, मतलब सेल्फ डिपेंड हो, आत्मनिर्भर हो, ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र कहते हैं। तो कहने का मतलब अब बात आती है स्वर की। स्वर क्या है, जो स्वतः उच्चारित हो वही क्या है, स्वर है। जो किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना उच्चारित हो पाए ऐसे वर्णों को क्या कहेंगे, हम स्वर कहेंगे। कहने का मतलब जो वर्ण है वो स्वतंत्र होता है, उसको उच्चारित करने में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसे वर्ण को क्या कहेंगे, आप स्वर कहेंगे। अब बात आती है कि स्वर तो हम जान लिए कि स्वर किसे कहते हैं, जो स्वयं से उच्चारित हो, जो या स्वतः से उच्चारित हो या फिर किसी अन्य वर्ण के बिना सहायता के उच्चारित हो, क्या है, वो स्वर है। अब स्वर को तो हम जान लिए, लेकिन अब इस स्वर में अगर हम विभाजन, इस स्वर का भी अगर हम विभाजन करने की कोशिश करें तो निश्चित रूप से हम देख पाएंगे कि इसके हम दो तरह से विभाजन करेंगे। पहला तो आपको मात्रा के आधार पर या टाइम के आधार पर, मात्रा क्या है, समय है, किसी शब्द के उच्चारण में जो समय लगता है वही क्या है, मात्रा है। किसी भी वर्ण के उच्चारण करने में जितना समय लगता है वो क्या है, मात्रा है। वो मात्रा आपका कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। कितना समय किसके लगने में क्या होता है, हम अभी इसको जो है डिवाइडेशन के आधार पर समझेंगे। उससे पहले हम देख पाते हैं, पहला आधार आपका मात्रा हो गया और दूसरा आधार आपका प्रयत्न के आधार पर, मतलब बोलने का जो प्रयत्न है उसके आधार पे हम मात्रा का वर्ड स्वर का क्या कर सकते हैं, भेद कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम मात्रा के आधार पर स्वर के भेद देखेंगे और समझेंगे। जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। अब जैसा कि हमने बताया कि जो स्वर का, किसी भी स्वर या वर्ण के उच्चारण में जितना समय लगता है उसे क्या कहते हैं, मात्रा। अब बात आती है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं मात्रा के आधार पर कितने भेद हो गए, तीन भेद। कितने भेद, तीन भेद। पहला आपका हो गया हरस, दीर्घ और प्लुत। मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद हो गए, आपके तीन भेद हो गए। मात्रा के आधार पर स्वर के आपके तीन भेद हम देख पा रहे हैं। पहला भेद आपका है हरस, दीर्घ और प्लुत। हम अब एक एक पे फोकस डालने की कोशिश करते हैं, एक एक पे नज़र डालते हैं और एक एक की व्याख्या करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या हरस किसे कहेंगे, दीर्घ किसे कहेंगे और प्लुत क्या है। इन सब पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हरस क्या है। हरस को हम व्यवहारिक जीवन में छोटा भी कहते हैं या लघु भी कहते हैं। आप देखते होंगे, हमें बेसिक कक्षाओं में ये सारी चीज़ें बताई जाती है। हरस मीन्स होता है छोटा। हरस मीन्स क्या, छोटा। अगर हम इसको परिभाषा देने की कोशिश करें तो हम इसको निश्चित रूप से शब्द अगर देना चाहें तो हरस मीन्स होता है ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण काल कितना होता है, 1 मिनट का होता है, जिसमें उच्चारण काल में एक मात्रा का प्रयोग करते हैं। ऐसे वर्ण जिनकी उच्चारण काल में एक मात्रा का प्रयोग करते हो क्या कहे जाते हैं, हरस वर्ण कहे जाते हैं। कौन सा वर्ण कहे जाएंगे, हरस वर्ण। हरस वर्ण किसे कहते हैं या क्या होते हैं, ऐसे वर्ण या ऐसे स्वर जिनको उच्चारित करने में एक मात्रा का समय लगता है, उसे क्या कहेंगे, हरस कहेंगे। और अब बात आती है कि ये एक मात्रा, दो मात्रा, तीन मात्रा या इससे अधिक मात्राएं का ये समय डायरेक्शन कैसे निश्चित करेंगे। इसका हमें सबसे पहली समस्या मेरे सामने यही आएगी कि अगर हमने कह दिया कि हरस वर्ण वो वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण काल में एक मात्रा का समय लगता है। अब बात आती है कि एक मात्रा किसे कहते हैं। एक मात्रा उस टाइम को कहते हैं मेरी या आपके पलकों को झपने में, एक बार पलक के झपने में जो समय लगता है उसको क्या कहेंगे, एक मात्रा का समय कहेंगे। अगर आपकी आँख की पलक जब एक बार झपने में जो समय लगाती है उसे हम क्या कहेंगे, एक मात्रा कहेंगे। जैसे 2 बार झपेगी 2 मात्रा या 2 से अधिक
बार जपेगी, जितनी बार जपेगी हम उसे उतनी मात्रा से क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। अब बात आ गई कि एक मात्रा मीन्स हर्ष। अब बात आती है दीर्घ मात्रा। दीर्घ मात्री को हम दो मात्रा वाले वर्ण कहेंगे या फिर बड़ा वर्ण हम व्यवहारिक जीवन में कहते हैं। तो कहने का मतलब दीर्घ मात्री स्वर वो स्वर होते हैं जिनके उच्चारण काल में कितने, दो मात्रा का समय लगता है। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण काल में दो मात्रा का समय लगता है वो क्या कहे जाते हैं, आपने दीर्घ मात्री स्वर कहे जाते हैं। इनको आप बड़ा आ, बड़ा ई इस तरह से भी आप नामों से संबोधित करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आता है तीसरा आपका प्लुत। क्या आता है, प्लुत। प्लुत मूलतः जो है आप देख रहे होंगे इसकी जो बनावट है, किसी भी स्वर के आगे जब तीन लिख दिया जाता है तो कहने का मतलब जो प्लुत होता है वो तीन मात्रिक होता है। कितने मात्रिक होता है, तीन मात्रिक होता है। जब आप किसी भी स्वर को उच्चारित करने में एक या दो से अधिक समय मात्रा का समय लगाएंगे या तीन मात्रा का समय उससे अधिक लगाएंगे तो निश्चित रूप से आपको क्या कहलाएगा, प्लुत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्लुत मात्रा कहलाएगा। स्वर के आपके तीन भेद जो है देख पा रहे हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा और व्यवहारिक करना चाहें कि इस मात्रा का उच्चारण कैसे करेंगे, अगर हम कहें हर्ष, दीर्घ और प्लुत मात्राओं का उच्चारण अगर हम करना चाहें तो एक बार हम उच्चारित करके आपको दिखा रहे हैं, निश्चित रूप से आप उसको समझ पाएंगे और अच्छे से। अगर हम हर्ष को कहेंगे आ, क्या कहेंगे, आ। अगर दीर्घ को उच्चारित करना चाहें तो आ, तो थोड़ा सा उससे ज़्यादा टाइम डायरेक्शन बढ़ जाएगा, दो मात्रा का समय। अगर हम प्लुत को उच्चारित करना चाहें तो क्या करेंगे, आ। कहने का मतलब जब आप किसी ध्वनि को लगातार थोड़ा सा खींच के बोलते हैं या अधिक मात्रा का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका वो प्लुत हो जाएगा। सपोज दैट इसको और एकदम व्यवहारिक समझने की कोशिश करें। जब आप घर में होते हैं तो जब आपको एक बार बुलाया जाता है तो हर्ष रूप में बुलाया जाता है। सपोज दैट आपका नाम, किसी का नाम अगर हम ले लें जैसे कमल, तो कहें कमल, तो सिंपल हो गया, ये हर्ष हो गया। जब आप थोड़ा सा और नहीं सुनते तो आपको बुलाया जाएगा दूसरा दीर्घ करके, कमल, थोड़ा सा और जोर दे दिया जाता है। जब तीसरी बार आपको बुलाया जाता है तो आपके गार्जियन थोड़ा गुस्से में आपको प्लुत मात्रा का प्रयोग करके बुलाते हैं। कैसे बुलाते हैं, कमलवा। तो कहने का मतलब उस बात को थोड़ा सा क्या है, अधिक समय ड्यूरेशन लेते हैं या फिर दो मात्रा से अधिक समय लेते हैं, तीन मात्रा या उससे अधिक से समय जब लगाते हैं तो क्या किसका प्रयोग करते हैं, आप प्लुत का प्रयोग करते हैं। इसका गायन में थोड़ा सा अधिक प्रयोग करते हैं। जैसे जब कोई गायक होता है, जब वो अपना जो है शुरू में आलाप लगाता है तो जैसे ऐसे लगाते हैं आ, इस तरह से आपका क्या करता है, वो प्लुत मात्रा का प्रयोग करता है। और इसका एक और उदाहरण बहुत अच्छा है, जैसे हम ओम का उच्चारण नहीं करते तो कहने मतलब उस समय भी हम प्लुत का ही प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब जब किसी चीज को थोड़ा सा खींच के या अधिक मात्रा का प्रयोग करते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, हम प्लुत का प्रयोग करते हैं। किसका, किस मात्रा का प्रयोग करते हैं, प्लुत का प्रयोग करते हैं। ये हो गया आपका किसी भी स्वर का मात्रा के अनुसार उसका उच्चारण कैसे करते हैं। ये हो गया आपका प्लुत के अनुसार या फिर मात्रा उच्चारण के अनुसार के आपका हर्ष, दीर्घ और प्लुत। अब बात अगर हम थोड़ा सा इधर प्रकार डालने की कोशिश करें तो अगर हम प्रयत्न के आधार पर अगर हम स्वर को विभाजित करें तो हम देख पाएंगे कि इसमें भी आपके तीन भेद हैं। कितने भेद हैं, तीन भेद हैं। पहला आपका उदान, अनुदान और शरीर। जैसा कि हम लिखे हैं कि निश्चय उदान, उच्चय उदान, निश्चय अनुदान और समाहार शरीर। जैसे कि इसमें क्या है, जब बोलने का प्रयत्न करते हैं उसके आधार पर भी हम स्वरों के क्या कर सकते हैं, भेद कर सकते हैं। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण ऊपर के भागों से करते हैं उनको क्या कहते हैं, उदान कहते हैं। और जो नीचे के भागों से करते हैं उनको जो है अनुदांत कहते हैं। और जिनका उच्चारण बीच के भाग से करते हैं, मतलब मुख के बीच से भाग करते हैं, उस स्वरित या समाहार मतलब बीच के भाग से, ये क्या कहे जाते हैं, स्वरित जो है स्वर कहे जाते हैं। अब बात ये हो गया आपका डिवाइडेशन या विभाजन
आपका एक स्वरों का। अब हम स्वर के और कुछ पहलू पे नज़र डालते हैं कि स्वर कितने हैं, आपके संस्कृत में कितने प्रयोग किए जाते हैं, हिंदी में कितने प्रयोग किए जाते हैं, इन सब पे हम थोड़ा सा नज़र डालने की कोशिश करते हैं और हम आशा करते हैं कि निश्चित रूप से आप लोग इसको समझ पाएंगे। आइए देखते हैं कि ये स्वरों के कितने भेद हैं। जैसा कि अगर हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में हम आपको स्वर मूल जो स्वर बताए थे किस क्रम से बताए थे, 1 2 3 और 4। संस्कृत में जो स्वरों की संख्या है इसी 4 क्रम पे है और वो चारों क्या क्या है हम आइए देखते हैं। पहला क्या था, आ ई उ, र। और दूसरा क्या था आपका, री ली ग, और ये था ए ओ अन्ना, और ए और क्या और च। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये आपके संस्कृत में कितने स्वर हैं, कितने स्वरों का आपका संस्कृत में प्रयोग किया जाता है या माना जाता है। आइए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आपका संस्कृत में टोटल कितने स्वर आ गए, 9 आ गए। कितने टोटल स्वर आपके 9 जो है आपके क्या है, टोटल स्वर आपके 9 माने जाते हैं संस्कृत में। अब बात आती है कि ये जो स्वर है 9, इसमें और हिंदी में कितना माना जाता है, हिंदी में 11, कितना 11 स्वर माना जाता है। हिंदी में आपके 11 स्वर माने जाते हैं, संस्कृत में आपके कितने 9 स्वर माने जाते हैं। अब इन स्वरों में किसका ह्रस्व होता है, किसका दीर्घ होता है, किसका दीर्घ नहीं होता, और कौन संयुक्त स्वर है, और वो संयुक्त स्वरों में कौन कौन से किसका ह्रस्व नहीं होता, उन सब पे हम एक लाइटली नजर आपके सामने डालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कैसे होता है। आइए जो ई की संकेत हैं इसको हम मिटा देते हैं, इसको मिटा के हम एक एक पे चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि क्या है। आपके जो ये यहाँ लिख देते हैं, ये ली तो अकेले रखते हैं, बाकी ये सब यहाँ पे लिखते हैं। मूलतः ये जो आपके हैं ये क्या है, ये आपके मूल स्वर है। ये चारों आपके क्या है, मूल स्वर। मूल स्वर का मतलब होता है कि ये बेसिक स्वर है, इन्हीं जो है और स्वरों का क्या है निर्माण हुआ है इन्हीं से। अब ये जो आपके चारों मूल स्वर हैं, ये चारों मूल स्वर जो आपके हैं, इन चारों का क्या होता है, आप इन चारों को दीर्घ होता है, इन चारों को क्या होता है, दीर्घ होता है। इन चारों को आप दीर्घ स्वर बना सकते हैं, इन चारों का क्या होता है, दीर्घ स्वर बना सकते हैं। सपोज दैट जैसे दीर्घ आ, जैसे दीर्घ ई, जैसे दीर्घ उ और दीर्घ री। हालांकि दीर्घ री का प्रयोग धीरे धीरे बहुत कम हो गया है और बंद हो गया है, कम उपयोग इसका करते हैं। कहने का मतलब ये सारे जो मूल चारों स्वर हैं, इन चारों मूल स्वरों को हम क्या दीर्घ स्वर में परिवर्तित कर सकते हैं, या दीर्घ स्वर इन चारों का आपका क्या है दीर्घ स्वर बनता है। लेकिन आपका जो ली है, इस ली का आपका दीर्घ नहीं होता, इसका क्या है दीर्घ नहीं बनता। ली का आपका क्या है दीर्घ नहीं बनता। चलो हम ये समझ पाए कि आपका जो मूल स्वर है उनका क्या होता है दीर्घ होता है, लेकिन ली का क्या है इसका दीर्घ नहीं होता। अब बात थोड़ा सा ये दो दो जो बचे हैं 3 और 4 नंबर, इस पे चर्चा कर लेते हैं। ये स्वर मूलतः क्या है और इनकी क्या खासियत है। मूलतः आपके ये स्वर ए और ओ है और ऐ और औ है। अब ये देखते हैं इन चारों स्वरों का क्या है ह्रस्व नहीं होता,
इन चारों स्वरों का ह्रस्व क्या है, नहीं होता। ए ऐ और ओ औ का क्या है, ह्रस्व नहीं करते। क्या नहीं करते, ए ऐ और ओ औ का ह्रस्व नहीं कहते। कहने का मतलब इन चारों का क्या है, छोटा वर्जन नहीं होता या छोटा रूप नहीं बनता। ए ऐ और ओ औ का क्या है, छोटा रूप नहीं बनता या फिर इसको छोटे रूप में नहीं लिख सकते या विभाजित नहीं किया जा सकता इनको छोटे रूप में। इन स्वरों, चारों स्वरों को क्या हम संयुक्त स्वर कहते हैं। अब संयुक्त क्या मतलब, संयुक्त मतलब जैसे आप समझ पा रहे हो, संयुक्त मतलब होता है गठबंधन या मिला हुआ, क्या मिला हुआ। इसको हम मिटा के अब इन चारों को हम क्या करते हैं, आपस में लिखते हैं और देखते हैं कि ये दोनों किससे किससे मिलके बने हैं, किससे मिलके बने हैं, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। आइए देखते हैं किससे, ए ओ ऐ और औ, ये आपके इन चारों स्वरों को हम क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, आपने संयुक्त व्यंजन सुना होगा, उसी तरह से आपके ये चारों क्या है, संयुक्त स्वर है। संयुक्त में निश्चित रूप से होता है मिला, संयुक्त में मिला, निश्चित रूप से ये जो आपके स्वर है ये निश्चित रूप से किसी और स्वर से मिलके बने हैं। आइए देखते हैं ये स्वर किन और स्वरों से मिलके बने हैं, उस पर हम हल्की नजर डालते हैं। अब जैसे ये जो है आ प्लस ई मिलके क्या बनता है, ए, और ये है आ प्लस ऊ मिलके आपका क्या बनता है, ओ। आ में इक्वल टू ऊ इक्वल टू आपका क्या बनता है, ए, और ये इक्वल टू जो है ओ, क्या मिलके बना है, आ और ई मिलके क्या बनता है, ए बनता है अभी, और आ ओ मिलके क्या बनता है, ओ बनता है। अभी आप व्यवहारिक जीवन में इसको लेके हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे अगर आप कई बार आई 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 करें तो निश्चित रूप से लास्ट में आपका जो उच्चारित हो रहा है क्या हो रहा है, ए। आई आ ई करिए आप, निश्चित रूप से आपका ए उच्चारित होगा। तो कहने का मतलब ए किससे मिलके बना है, आ और ई से मिलके बना है। किससे मिलके बना है, आ ई करिए, आ ई करेंगे तो आपको जो है लास्ट में जो उच्चारण आ रहा है किसका, ए का आ रहा है। और आ उ करेंगे तो आपका ओ का उच्चारित होगा। लास्ट में जो ध्वनि निकल के आ रही है, क्या निकल के आ रही है, आ उ, तो क्या ध्वनि निकल के आ रही है, ओ की ध्वनि निकल के आ रही है। अब आपका बचता है ए और आओ। अब उसको देख लेते हैं किससे मिलके बना है। आपका कुछ नहीं करना है, आ जो है इन चारों में एक चीज कॉमन है, इन चारों में आ क्या है, कॉमन है। अब इसको उठा के यहाँ रख दीजिए और इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, निश्चित रूप से आपका बन जाएगा। आ प्लस ए कर देंगे इक्वल टू आई का निर्माण हो जाएगा, किसका, आई का। आ प्लस ए इक्वल टू आई हो जाएगा और इसको जो है इसमें लाके जोड़ देंगे तो आओ हो जाएगा, आ ओ इक्वल टू आओ, क्या बन जाएगा, आओ का निर्माण हो जाएगा। किसका, किसका निर्माण हो जाएगा, आओ का निर्माण हो जाएगा। आ प्लस ओ इक्वल टू आओ, ये आपका गुण संधि है और ये आपका दीर्घ संधि। अभी हम जब संधि पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे कि जब आपको एक मात्रा दिखे तो गुण संधि, और जब आपको दो मात्रा दिखे, दो छुट्टियां, तो वृद्धि संधि होती है। कैसे होती है इस पर हम चर्चा आगे करेंगे। तो आप देख पाए कि ये जो संयुक्त स्वर है वो किससे मिलके बना है, बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है। आप ये याद है आ और ओ किससे मिलके बना है, आप ए जो होता है आप उसको उच्चारित करेंगे तो खुद पता चल जाएगा। आ ई आई करेंगे तो ए हो जाएगा, आओ आओ करेंगे तो ओ हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, जैसा कि ये
बिना मात्री एक मात्री है, इसका समूह मात्रा क्या है, इसकी मात्रा ए है और इसकी मात्रा ये ओ। अगर हम इसको मात्रा से संबोधित करें तो ऐसे कर पाएंगे। अब इसमें एक सिंगल था, इसको आप यहाँ जब यहाँ लाएंगे तो इसका प्रमोशन हो जाएगा, इसमें एक और जोड़ दीजिए। अगर हम इसका मात्रा में संबोधित करें तो ऐसे हो जाएगा। क्या ऐसे कुछ नहीं करना है, जैसे कोई चीज हम याद करते समय बताए थे, जैसे इसका ऊपर से नीचे प्रमोशन होगा तो एक बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, एक मात्रा बढ़ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ एक बढ़ जाएगा और यहाँ पे एक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। कहने का मतलब ये आ और ओ मिलके आओ आओ आओ। आप इसका साउंड धनिये निकालिए, या तो आ उ आओ करिए, आओ करेंगे तो आओ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आओ उच्चारित हो जाएगा। और आए आए करेंगे तो आए अपने आप उच्चारित हो रहा है। कैसे, आए आए करिए, निश्चित रूप से आए का उच्चारण आप लोग कर पा रहे होंगे या फिर आ जाएगा। अगर एग्जाम में आपको कंफ्यूज हो रहा हो तो इसको क्या करेंगे, आप एक बार उच्चारित करके देख लेंगे। ये आपका जो है आज से था आपका सर के बारे में हम थोड़ी सी नज़र आपके उस पर परीक्षा के दृष्टि से जो आते हैं उस पर थोड़ा सा प्रयास किया कि स्वर क्या है, उसके भेद कितने हैं और इन भेदों में कौन सा संयुक्त है, कौन सा मूल स्वर है, किसका ह्रस्व बनता है, किसका दीर्घ बनता है, उन सारी चीज़ों पे हम चर्चा की। और निश्चित रूप से हम आशा करते हैं कि आप सबको इसका लाभ मिला होगा। और अब इसके सेकंड पार्ट पे हम आपके व्यंजन पे नज़र डालते हैं कि व्यंजन क्या है, कितने हैं, उस पर सारी चीज़ें। धन्यवाद।